आप कहाँ खड़े हैं। और 2024 में होने वाले इलेक्शन के बारे में अगर इमरान, जिसका खुद टेन्योर 2023 में ख़त्म हो रहा है, ये तवक्को करता है कि नेक्स्ट वहाँ पर जो आएगी वो बहुत अच्छी होगी, मैं तो हैरान हूँ इस सारी सोच और सारी फिक्र पे कि 370 के बाद हमारी तरफ से खामोशी और बिल्कुल कोई जवाब न देना और दुनिया में किसी जगह पर भी जाके इसको फाइट न करना के बाद ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इनसे को बहुत डिफरेंट तरीके पर हैंडल करेगी। आई डोंट एग्री विद इट एब्सोल्युटली। ये तो बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। 23 में तुम्हारा खत्म हो जाएगा इक़्तिदार, वो अप्रैल में उनके इलेक्शन होंगे 2024 में, क्या बात कर रहे हैं आप। सही। अनिका, इफ्तिखार साहब ने बड़ा जाविया खींचा इस हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा 2023, आगे इंतखाबात होंगे 2024 में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहती है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उस वक्त दोबारा मुंतखब होते नहीं होते, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कबल इस वक्त ये इंदिया दिया है, ये अंदाजा दुरुस्त है उनका? जरिया, मेरी नजर में ये अंदाजा शायद उतना ही दुरुस्त है जितना इससे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बड़े सॉलिड डिसीजन लेने वाले शख्सियत है या एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, राइट विंग की सही लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उनके होते हुए कश्मीर का कोई इशू रिजॉल्व हो सकेगा। मेरी नजर में ये अंदाजा भी उसी किस्म का है, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालें अगर भारत के किरदार के ऊपर, तो पिछले 50-60 साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने में इन्वेस्ट किए। इससे कतई नजर कि कौन सदर रहा और कौन प्राइम मिनिस्टर रहा भारत का। ये बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डाइमफिल के नाम से। इसके अंदर डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है, वहां भी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरीली बारहा एलओसी के ऊपर हमें इंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़ी ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है, एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें आईसीजे में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम व मलजूम हो गया। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत का। दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए यूएसए एंड चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें। अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा। मुजम्मिल साहब, यहाँ पर अनिका ने एक तजवीज़ दी कि हमारी स्ट्रेटजी मामलात को काउंटर करने की होनी चाहिए नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर, लेकिन 2 साल इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे? हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है? बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी 1 इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है, और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे
तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है वहाँ रेफरेंडम करा देगा या दे देगा। कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया। तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज़ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक था उनका। तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नज़र आती है, और वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफ़रत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उनको नज़र नहीं आती है। और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने LOC पे किया है 2 साल में, 2.5 साल में, जो कश्मीर में किया है, उसके बाद इस किस्म के ट्वीट्स करने से इज्तनाब करना चाहिए और कम से कम हमें दुनिया के सामने एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आना चाहिए। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में तो हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और भारत तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो ये नहीं करेगा। हम रोज बात करने की बात करना शुरू कर देते हैं, हम रोज उम्मीद लगाने पड़ जाते हैं कि जी वो वहां ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। भाई यहाँ ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, वहां कुछ भी हो जाएगा, हमारा उससे क्या लेना देना। ठीक है, मुस्तकबिल करीब में ये कोई होप नहीं रख सकते हम नरेंद्र मोदी की तमाम तरह साजिशों और पाकिस्तान में जिस तरह से वो दहशतगर्दी के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये तवक्कुआत आबस्ता कर सकेंगे कुछ बेहतर हो सकता है। और 2020 के इंतखाबात नई क़यादत का आना तो अभी बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं OIC के इजलास के हवाले से जिसमें वज़ीर ख़ारजा की शिरकत के हवाले से इजलास जो है वो रखा गया है। और लेकिन इसमें अगर हम बात करें कश्मीर मामले के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, तो वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब खत्म की तब से लेके अब तक पाकिस्तान OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने का मुतालबा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोविड-19 का बहाना बनाकर इस मामले पर इजलास अभी तक टेबल नहीं किया गया, इजलास ताहाल तलब नहीं किया। लेकिन ये जो आज अब इजलास होने जा रहा है, जुम्मे के रोज ये जो इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शिरकत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें भी कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब अभी गुज़िश्ता रोज ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन है और हमारी खारजा पॉलिसी जो बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान के इस इजलास में शिरकत करना, कश्मीर का इस इजलास का एजेंडा ना होना, ये क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हमारी इस मामले पर जो